अच्छा 63 की बात हो रही थी। पर हेक्सिलिन फॉर, ठीक है स्टार्ट करो मिस। जी जी। अच्छा, परहेक्सिलिन फॉर एंजाइना प्लस SSRI जो है वो इसकी परहेक्सिलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। इंट्रैक्शन है ना बेसिकली। तो जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वह पेटोटॉक्सिक हो जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा, बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा इनफैक्ट ये। नंबर 64, लूप डाययूरेटिक्स एंड thiazides आर contraindicated इन gout एज दे cause hyperuricemia। अच्छा ये क्या कर देंगे कि ये बहुत ज़्यादा accumulate कर देंगे यूरिक एसिड को, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये कंट्राइंडिकेटेड और बहुत ज़्यादा ये कंडीशन वर्स हो सकती है इस पेशेंट की, मतलब कि अल्टीमेटली टॉकिंग आई थिंक ये दे आर टॉकिंग अबाउट द गाउट है। गाउट है पेशेंट को, तो उसमें जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ें देंगे तो वो हाइपरयूरिसीमिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वर्स कंडीशन हो जाएगी। 65, sulfonamide contraindicated in infants as it displaces bilirubin from plasma protein causing connectors। ये एक कंडीशन है जो इसकी वजह से होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये होती क्या है, किस वजह से है। 65 ये मैंने लिखा था एक, हाँ जी। अच्छा सल्फोनामाइड बेसिकली जो होते हैं ना फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये काफ़ी मतलब कि क्लास ऑफ ड्रग है ना, सिंथेटिक ड्रग्स जितनी भी होती है ना, तो जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसमें काफ़ी ड्रग्स फॉल करती है। तो ये जो कंडीशन का बताया हुआ है ना, कनेक्टिरस जो भी है, इसमें होता क्या है, ये बेसिकली है बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, तो बिलिरुबिन की वजह से होता है। तो इसको हम बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी भी कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो बिलिरुबिन है ना उसकी प्रोडक्शन हो जाती है। तो वो जब बहुत ज़्यादा होती है तो वो मतलब कि ब्रेन और CNS को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वो कंडीशन है इसमें। 66, एस इनहिबिटर्स प्लस स्पाइरोनोलैक्टोन हाइपरकलीमिया मिलोक्सिकेम एंटागोनाइज स्पाइरोनोलैक्टोन। अच्छा इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो एस इनहिबिटर्स है ना स्पाइरोनोलैक्टोन है, ये दोनों हाइपरकलीमिया करेंगे। हालांकि हाइपरकलीमिया तो ये कर रहे हैं, ठीक है दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ पे जो एनसीडी ये बताया गया ना कि मिलोक्सिकेम है जो वो एंटागोनाइज करता है स्पाइरोनोलैक्टोन को, ये पेलोक्सिकेम उसकी उस साइन को एंटागोनाइज कर रहा है कि स्पाइरोनोलैक्टोन हम इस्तेमाल करते हैं हिर्सुटिज्म में भी। हिर्सुटिज्म एक कंडीशन है जिसमें फीमेल के फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए स्पाइरोनोलैक्टोन देते हैं। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मिलोक्सिकेम ले रहे हैं ना तो उसके ये वाले इफेक्ट को ना ये एंटागोनाइज करेगा। बाकी हाइपरक्लीमा तो इसका वो हो रहा है उसके साथ, एस इनहिबिटर्स के साथ। 67, ACE inhibitors NSAIDs diuretics like perindopril plus celecoxib nephrotoxicity, ठीक है। ये ट्रिपल वैमी इफेक्ट है। ट्रिपल वैमी इफेक्ट क्या होता है कि अगर पेशेंट ले रहा है एस इनहिबिटर्स या सार्टन में से कोई एक ड्रग ले रहा है और उसको साथ में डायूरेटिक दिया हुआ है तो वो ले रहा है, और सम हाउ उसको पेन की प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी होगा और उसने एनसिड ले लिया है, तो इसको कहते हैं जी ट्रिपल वैमिंग इफेक्ट। तो इसकी वजह से स्फीयर नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन हमने कभी भी नहीं लेना। 68, NSAIDs are contraindicated in hypothyroidism and peptic ulcer। NSAID है जी इसमें contraindicated है, हम नहीं दे सकते, पेप्टिक अल्सर में भी नहीं देंगे, हाइपोथायराइडिज्म में भी नहीं देंगे। एल्विप्राजोल इज नॉट यूज इन ड्यूटरनल अल्सर, जी ठीक है, ये ड्यूटरनल अल्सर में भी इसको हम नहीं दे सकते बिल्कुल भी। 70, कीटोकेनाजोल शुड नॉट बी टेकन विद एंटासिड, H2 ब्लॉकर है, PPAIs के साथ भी नहीं देना है, सिसाप्राइड के साथ भी नहीं देना। सिसाप्राइड बेसिकली गर्ड के लिए देते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जो होती है ना उसके लिए देते हैं। एम्फोटेरिसिन B के साथ भी नहीं देना, और फूड के साथ। बट विद एस्टिमाजोल एंड टर्फिनारिन ये एंटीहिस्टामिन है, इनके साथ दे सकते हैं, इन दोनों के साथ दे सकते हैं। लेकिन बाकी ये जितनी भी ड्रग्स है ना एंटासिड, H2 ब्लॉकर्स, PPI, ये लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियास कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग क्यूटी कर देंगे, क्यूटी इंटरवल इसका बहुत प्रोलॉन्ग कर देंगे। हार्ट रेस्ट कर लेगा, वो कहेगा कि मैं आप रेस्ट पे ही हूँ, आप ही करो जो करना है। 71, कंबाइंड कंट्रासेप्टिव्स इज कंट्राइंडिकेटेड इन नर्सिंग वुमेन बिकॉज इट इनहिबिट मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा जो नर्सिंग वुमेन होती है ना वो कौन होती हैं, वो जो मदर बेसिकली मदर्स होती हैं जो फीड करवा रही होती है अपने बच्चे को, ठीक है। तो ये कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स नहीं हमने देनी क्योंकि ये मिल्क की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देंगे। 72, सिल्डेनाफिल कंट्राइंडिकेटेड विद नाइकोडेंटल एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। ये सीवियर हाइपोटेंशन कर देगा, ठीक है। ये दोनों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है कि जो नाइकोडेंटल है ना बेसिकली होता है पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर होता है,
और जो सिल्डेनाफिल है वो पीडीई इनहिबिटर है। दोनों ही हाइपरटेंशन में देते हैं। सिल्डेनाफिल मतलब कि इसके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए भी आप दे सकते हैं, बट ये यहाँ पे बात हो रही है हाइपरटेंशन की। जब आप हाइपरटेंशन में ये दोनों देंगे ना, ये सीवियर हाइपोटेंशन कर देगा, कार्डियक अरेस्ट कर देगा। ठीक है, साइलेंट किलर है, बंदा मौके पे मर जाएगा। 73, captopril and all ACE inhibitors contraindicated in bilateral renal artery stenosis and pregnancy। ठीक है, ये जो है ना बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये होती क्या है? ठीक है, ये एक होती है कि जब एक या ज्यादा आर्टरीज जो होती है ना, जो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो लेके जा रही होती हैं, वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिनकी वजह से वो ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती। ये कौन सा मैं बता रहा था, 74 है, 73 कैप्टोप्रिल, हाँ ठीक है। तो ये उसमें नैरो हो जाएगी, वो किडनी की प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो ये क्या इसकी वजह से हो जाएगी? ठीक है, इसकी वजह से मजीद वर्स होगा। ये प्रॉब्लम तो पहले से ही फॉल कर रही है, बट कैप्टोप्रिल को हम देंगे इसमें, कैप्टोप्रिल या जितने भी एसी इनहिबिटर्स हैं उसको मजीद वर्स कर देंगे। 74, डू नॉट यूज एल्डोस्टेरोन इन हाइपरकैलिमिया। ठीक है, हाइपरकैलेमिया में ना हम ये नहीं देखेंगे, क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन है ना, इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद इंक्रीज यूरिन पोटेशियम सिक्रीशन। ठीक है, ये वो इसकी सिक्रीशन को करता है, तो उसमें हम उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे। 75, एट्रोपिन, बेलाडोना अल्कोलाइड है, इट इज नॉट रिकमेंडेड इन ग्लोकोमा, इन हाइपरटेंशन वी डोंट यूज एट्रोपिन, इट काज मिड्रियासिस फॉर 7 days। ठीक है, इसमें ग्लोकोमा में रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, और हाइपरटेंशन में भी हम इसको नहीं देते, क्योंकि ये जो मिड्रियासिस ना, जो इसकी वजह से होती है मिड्रियासिस, वो मतलब कि 7 दिन तक रहती है। पायोग्लिटाजोन इज कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स हैज पेरिफेरल एडिमा शॉर्ट। अच्छा, ये जो है ना पायोग्लिटाजोन, ये बेसिकली टीजीटी है, थायोजोलिडीन डायोन है। ठीक है, ये इस क्लास से बिलोंग करती है, और ये पेरिफेरल एडिमा में कंट्राइंडिकेटेड है। इसकी वजह से मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, क्रोनिक कफ, बहुत गंदी किस्म की खांसी हो जाएगी, और वीजिंग, ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। 77, कोलतार शुड नॉट बी यूज विद सम यूवी लाइट्स। कोलतार बेसिकली ये क्रीम्स होती हैं जो एक्जिमा में देते हैं, उसमें सोरियासिस में देते हैं, डर्माटाइटिस में देते हैं, और ये लगाने के बाद बाहर धूप में या यूवी लाइट के सामने नहीं जाना। ठीक है, वो फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। 78, डू नॉट टेक सोडियम बाइकार्बोनेट हाइपरटेंशन एज सोडियम इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, हाइपरटेंशन में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं लेना, सोडियम की वजह से वो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है उसकी वजह से। 78, कंटा इंडिकेटेड इन डिहाइड्रेशन, एम्पाग्लिफलोजिन। ठीक है, ये SGLT2 है, तो ये इसमें कंटा इंडिकेटेड है। ठीक है, ये इसको मजीद ज़्यादा कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को मजीद ज़्यादा बढ़ा सकती है, तो ये इसको मैं नहीं चाहिए हमें। ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए होती है। 80, कोर्टिसोन कंट्राइंडिकेटेड इन टेनी एज इट मास्क सिम्टम। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो कोर्टिसोन हमने उसमें नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि वो उसको ट्रीट तो करेगा नहीं, बट ये कि जो उसके सिम्टम्स है ना, इसके जो फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, उनको वो कम करना स्टार्ट कर देगा। डिजीज रहेगी लेकिन सिम्टम्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से वो उसमें नहीं हमने देना। 81, टर्बीनाफिन इज नॉट यूज इन हेपेटोटॉक्सिसिटी, इट काज डायरिया। ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है, ठीक है, इसमें, और डायरिया करता है, तो इसको हमने इसमें क्या नाम है, यू हेपेटोटॉक्सिसिटी में नहीं देना सिंपली। 82, नाइट्रेजिपाम इज नॉट यूज इन ट्रीटमेंट इन ऑफ इंसोम्निया इन एल्डरली पेशेंट। बड़ों में नाइट्रेजिपाम इफेक्टिव नहीं है, उनको हम डायजिपाम दे सकते हैं, क्लोनेजिपाम दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं, लेकिन नाइट्रेजिपाम इनमें वर्क नहीं करेगा। 83, benzethine penicillin is not used in gonorrhea because of the emergence of penicillin resistant गोनरा क्लासिक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया कॉज कर रहा होता है ना, उसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। बेसिकली ये पेंसिलिन जी है, बेंजाथीन जो पेंसिलिन है ना, ये पेंसिलिन जी है, इसकी रेजिस्टेंस हो जाती है गोनरा में। जो बैक्टीरिया ये कर रहा होता है ना, उसकी वजह से। तो इसमें हम प्रिफर्ड करते हैं कोई इंजेक्टेबल थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन या मैक्रोलाइड वगैरह, जिथ्रोमाइसिन, तो वो कर सकते हैं। इसको नहीं हमने देना क्योंकि इसकी रेजिस्टेंट हो जाएगी। फिनोथायाजीन एंड साइप्रोहेप्टाडिन आर नॉट यूज इन एपिलेप्सी। ठीक है, ये एपिलेप्सी में यूज क्यों नहीं कर सकते? ये इसका जो सीजर का थ्रेशोल्ड है ना, उसको कम कर देंगे, और सीजर के रिस्क को बढ़ा देंगे। उसका थ्रेशोल्ड जब कम होगा, तो ऑब्वियसली उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
सीजर्स के। 85 ऑल आर ट्रू अबाउट कीमोथेरेपी एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल लैमिनल फ्लो इज यूज। जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली या किसी भी एंगल से दे सकते हैं आप वो जो रेडिएशंस होती हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही देनी है। 86 वेगस नर्व रेगुलेट हार्ट बीट, वेगस नर्व ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, वेगस नर्व जो होती है ना वो एसोसिएटेड ही हाइपोटेंशन में होती है, मतलब कि हाइपोटेंशन से इसका एसोसिएशन है, तो वो हाइपोटेंशन ही करती है। बेसिकली ये एक लार्जेस्ट नर्व होती है ना कि जो कनेक्ट करती है टू टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। बट इसकी जब हाइपोटेंशन की बात होगी ना तो वो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेगस नर्व हाइपोटेंशन में। 87 ऑल आंसर्स आर प्रो ड्रग एक्सेप्ट लिजिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल। जितने भी आंसर्स हैं ना, सॉरी एस इनहिबिटर्स हैं ना, वो सारे प्रो ड्रग हैं, लेकिन जो लिजिनोप्रिल और कैप्टोप्रिल है ना ये दोनों नहीं है। 88 dimer caprol metal complex have all following except readily metabolized complex। अच्छा ये उसी वक्त मेटाबोलाइज नहीं करता, ठीक है, ऑब्वियसली इसको टाइम लगता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हैवी मेटल पॉइजनिंग की बात हो रही है, हैवी मेटल पॉइजनिंग में ये उसी तरह से मेटाबोलाइज नहीं होगा। मेटाबोलाइज हो जाएगा तो फिर पॉइजनिंग में देने का फायदा क्या। इसने तो उसके हैवी मेटल के साथ मिलकर चिलेट बनाना है ना, तो उसको एक्सक्रीट आउट करना है, तो जब मेटाबोलाइज नहीं कर देगा तो चिलेट कहाँ से बनेंगे। 89 ये आगे इसी का है। डाइमेट्रोल बाल, ठीक है, इज एन एंटीडोट फॉर आर्सेनिक एंड ऑल हैवी मेटल्स लेड मर्करी एंड गोल्ड। ठीक है, उसकी मतलब कि एंटीडोट है, इसकी पॉइजनिंग में वो देते हैं। 90 एडिटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बिटवीन ब्रिटिश एंटी लेविसिट, ये बाल है, ये उसी की बात हो रही है, ठीक है, विच इज sparingly soluble in water and heavy metals from stable non-toxic soluble in water compound which is excreted through kidney। जब ये मतलब कि उसके साथ बाउंड करते हैं ना, वो चिलेट बनाते हैं, तो वो उसको किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं हैवी मेटल्स के साथ मिलके। 91 विच डज नॉट कॉज इंटरमीडिएट पोर्फायरिया, कैटामीन। अच्छा जो ये कैटामीन है ना, ये पोर्फायरिया नहीं करता। पोर्फायरिया होता क्या है कि ये रेयर कंडीशन होती है कि इसमें बॉडी में ना जो स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो पायरोफिन्स होती हैं, पायरोफिन्स होते हैं ना, वो हीम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे होते। ठीक है, ये एक और जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें अगर नहीं होता क्या है कन्वर्ट कि हो पा रही होती। ये पोर्फायरिन्स है ना जो वो हीम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे होते। हीम हीम में, में। हीम में HEME उसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहे होते। ठीक है, तो इसकी वजह से होती है कि सीवियर पेन हो सकती है, बैली में, चेस्ट में, लेग्स में, बैक में, मतलब कि बहुत सीवियर किस्म की पेन होती है। आगे है जी, ये 91 हो कीटामाइन गया। कौन सी क्लास में है? विटामिन एनेस्थेटिक होते हैं और ये उसमें देते हैं, क्या नाम है, एनेस्थीसिया में भी देते हैं। अच्छा। अच्छा, कौन सा था, 92 कंट्राइंडिकेटेड इन acute पोर्फायरिया बारबिचुरेट्स, फिनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन एंड डायज़ेपिम। जो पोर्फायरिया है ना, इसमें जो कंट्राइंडिकेटेड है वो फिनोबार्बिटॉल है, फेनिटोइन है, एंड डायज़ेपिम है, ये इसमें नहीं देंगे, ये कंट्राइंडिकेटेड है। 93 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूटिलाइजेस फोलेट इन द सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीथाइमिडाइलेट। और आगे है जी डीऑक्सीथाइमिडाइलेट मोनोफॉस्फेट। ये इसका मतलब कि बताया गया है कि जो ये रिएक्शन है ना डीऑक्सी थाइमिडाइलेट, जो इसमें बनता है ना डीऑक्सीथाइमिडाइलेट मोनोफॉस्फेट में, ये फोलेट को यूटिलाइज कर रहा होता है। बेसिकली ये वन क्या नाम है डेरिवेटिव से दूसरे डेरिवेटिव में जब जा रहा है ना, तो इस प्रोसेस के या इस रिएक्शन के दौरान ना वो फोलेट को यूटिलाइज कर रहा होता है। ये एक रिएक्शन है, बायोसिंथेसिस है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 94 विच वैक्सीन इज प्रॉब्लमेटिक इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। लाइव लाइव वैक्सीन जितनी भी होंगी ना, ये क्या नाम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है ना जो, उनमें ये कंट्राइंडिकेटेड है, उनमें हम दे ही नहीं सकते इसको। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। व्हाट इज लाइव वायरस, MMR है, रोटा वायरस है, वेरिसिला जोस्टर है, येलो फीवर, ये सारे मतलब कि लाइव वैक्सीन लाइव वायरसेस हैं, जिंदा होते हैं। 96 हेपेटाइटिस बी विद वायरल लोड 1400 यूज लेमिवोडिन। ठीक है, ये बेसिकली एक टेस्ट होता है जिसमें इसमें वायरल को डिटेक्ट किया जाता है, इसमें वायरस की क्वांटिटी को। तो जब ये क्वांटिटी, ये बिलियंस में भी जा सकते हैं, तो जब ये इंडिकेट करेगा ना इसको, तो उसमें हम लेमिवोडिन देते हैं, मतलब कि ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंटीवायरल है जो हेपेटाइटिस बी में।
with the combination of other antivirals. 97. Hepatitis B vaccine active is birth vaccine schedule of dosing every 8 weeks. अच्छा, इसकी स्केड्यूल कहते हैं, इसको 3 डोज में भी करते हैं, 4 में भी करते हैं। तो मतलब कि उसका वो स्केड्यूल लिखा हुआ है, कैसे एट बर्थ देते हैं, 2 मंथ्स में देते हैं, 4 और 6 इसमें दे सकते हैं। इसमें 3 में भी देते हैं, अगर 3 में देंगे तो हम 4 वाला स्किप कर देंगे, ठीक है, 0, 2 और 6 में कर देंगे। आगे है जी 98, हेपेटाइटिस ए है ना जो बेसिकली, ये हम इसका गैप जो रखते हैं ना वो 6 मंथ का रखना है। और इसकी जो मिनिमम एज है ना वो 12 महीने है, मतलब कि 1 साल का बच्चा होगा तो उसको लगनी है, और जो दूसरी लगनी है ना वो 6 माह बाद लगनी है, ठीक है। इसका मतलब कि ड्यूरेशन बस ये याद रखें कि 6 माह इससे पहले नहीं है लगनी। ये 99 97 में 0 to 4 6 months का बता रहे हैं, वीक्स जी, का? नहीं नहीं नहीं, मंथ्स वीक में कौन सी वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं लगती मिस, अच्छा, मंथ्स है। मंथ्स का और ये बी और डी के अगेंस्ट दोनों यूज कर सकते तो हैं? दोनों यूज करते हैं जी। अब तो हेपेटाइटिस ई भी आ गई है, बल्कि पहले से है काफी। अच्छा 98 हेपेटाइटिस ए, अच्छा ये मैंने बता दिया था। 99 does hepatitis A vaccine schedule inactive vaccine 2 doses, the second dose normally 6 months after। ये वही बताया गया है कि हेपेटाइटिस ए है ना जो 6 मंथ के गैप में लगेगी, ठीक है, 6 मंथ से पहले नहीं लगेगी। इनएक्टिव वैक्सीन मतलब? इनएक्टिव होती है ना, इसमें लाइव नहीं होता, अच्छा लाइव ऑर्गेनिज्म नहीं होता। अच्छा। 100 विच इज नॉट एक्टिव इम्यूनिटी, टेटनस एंटीटॉक्सिन, ये एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये हम दे रहे होते हैं ना, ये हम खुद इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है, और पैसिव कह सकते हैं कि हम बाहर से दे रहे हैं, ठीक है। ये किन में दे रहे हैं? आर्टिफिशियल पैसिव लाइक डिप्थीरिया, गैस गैंग्रीन एंड स्नेक बाइट। स्नेक बाइट हो जाए, गैस गैंग्रीन एक सीवियर किस्म का इन्फेक्शन होता है जो हो जाता होता है, और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं एंटी सीरम एंटीटॉक्सिन, ये सारे मतलब कि ना एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है, ये पैसिव इम्यूनिटी है, हम बाहर से दे रहे होते हैं, बॉडी बना नहीं रही होती। That's अच्छा it. वकास, वो आ गए हैं, मैं रिकॉर्डिंग ले ले ले